गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वह कक्षा 11वीं के लिए होगा और इस वीडियो में हम दो वेक्टर का सदिश गुणन पढ़ेंगे, अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से आप फाइंड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। उसके पश्चात उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वह बहुत महत्वपूर्ण है और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए उनको भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो अदिश गुणन था, डॉट प्रोडक्ट था, उसे समझ लेते हैं और उसके पश्चात क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर को हमने ए लिया था और दूसरे वेक्टर को बी लिया था। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल थीटा था। जब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया था तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ था ए बी कॉस थीटा। इसे हम अदिश गुणन क्यों कहते हैं, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। यहां पर जो a है यह अदिश राशि है, जो b है वह अदिश राशि है। मैंने आपको बताया था कि इसे मॉड ऑफ a लिखा जाता है, इसे मॉड ऑफ b लिखा जाता है। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक अदिश राशि होता है, एक नंबर होता है। इसी प्रकार से जो cos थीटा है ये एक कोण है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या एक अदिश मान होगा। तो जो पूरी वैल्यू है वो एक अदिश मान देती है, इसलिए हम इसे अदिश गुणन कहते हैं। लेकिन आज हम दो वेक्टर का सदिश गुणन पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सदिश गुणन दो वेक्टर के लिए किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यहां पर देखिए यही दो वेक्टर हैं ए और बी और इनके बीच एंगल थीटा है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरीके से दिया जाता है ए क्रॉस बी। इसको पढ़ने का तरीका है ए क्रॉस बी। इसे आप ए इंटू बी नहीं पढ़ेंगे। जब आपको ऐसा दिखे तो आप इसे ए इंटू बी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको किसी भी राशि के ऊपर एरो दिखे तो उसे वेक्टर पढ़ना है। तो जब वेक्टर पढ़ना है तो उसे क्रॉस बोलना है। तो यहां पर आप कहेंगे ए क्रॉस बी और इस तरीके से इसे एक्सपेंड किया जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहां पर साइन थीटा एंगल होता है और एक और चीज आती है एन कैप। सबसे इंपॉर्टेंट एन कैप ही है। ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो ये वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी अदिश है, जबकि इसमें मल्टीपल में आया है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मैंने आपको विशेषता बताई है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह 1 होता है और जो दिशा है वो हमेशा एक वेक्टर को निरूपित करती है, यानी कि वेक्टर की दिशा में होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यदि हम a क्रॉस b को एक वेक्टर c से दिखाएं तो जो c होगा उसमें परिमाण के साथ, परिमाण कितना हुआ यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू और n कैप उसकी दिशा होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किन्हीं दो वेक्टर्स का, दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक सदिश राशि होता है। जबकि हमने देखा था जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक अदिश राशि होता है या एक मान होता है। तो सबसे बड़ा अंतर आपको समझ में आ चुका है कि जो डॉट प्रोडक्ट है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उन दोनों में एक का जो रिजल्ट होता है वो अदिश राशि होता है, दूसरे का रिजल्ट एक सदिश राशि होता है। तो अब आप यह समझ चुके हैं कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसे किस तरीके से एक्सपेंड किया जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। यदि आपको इसको डिफाइन करना है तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह उनके मैग्नीट्यूड का गुणनफल और जो ज्या है या साइन है उसके साथ मल्टीपल होता है। साथ ही यहां पर एक एकांक सदिश आया है। एकांक सदिश जो है यूनिट वेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसकी दिशा को बताता है। तो इसकी दिशा आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये ए की दिशा है और ये बी की दिशा है और ये दोनों एक साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं। ए और बी क्या करेंगे, एक तल का निर्माण करेंगे, यानी कि
ए और बी से एक तल बनेगा। तो मान लीजिए हम यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो वेक्टर होगा वो बी को दिखाएगा। मैंने आपको जब वेक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी तो उस टाइम पे समझाया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और दिशा है यदि समान होती है तो वो बराबर होते हैं, तो ये बी होगा, इसी तरीके से ये वेक्टर ए होगा। तो ये तल बना, इसे कहते हैं ए बी का तल। तो जो एन कैप है इसकी दिशा को मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसकी दिशा हमेशा इन दोनों के लंबवत होती है, यानी कि ये जो तल है इस तल में इस तरीके से भी मैं दिखा सकता हूं वो लंबवत होती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किन्हीं दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका जो रिजल्ट होता है, जो परिणामी वेक्टर हमें प्राप्त होता है, उसकी दिशा हमेशा उन दोनों के लंबवत होती है, 90 डिग्री के कोण पे होती है। यहां से लेकर मतलब जो तल है, आप ध्यान दीजिए, एक वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो तल है उस तल के 90 डिग्री पर होता है। तो यदि तल के 90 डिग्री होगा तो ए से भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और बी से भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, जो परिणामी होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के लंबवत जो परिणामी वेक्टर होगा वो हमेशा निरूपित किया जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आगे भी मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हमें इतना समझ में आ चुका है कि जो एन कैप की डायरेक्शन है वो हमेशा वेक्टर ए और बी के तल के लंबवत होती है या दोनों के ही लंबवत होती है। अब हम चलते हैं इस वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो गुणधर्म होंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला गुणधर्म इस तरीके से डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा आता है किसी भी फॉर्मूले में तो आपको एंगल को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा इक्वल्स टू 0 का अर्थ होता है कि ये दोनों वेक्टर या तो एक ही डायरेक्शन में है, इसका अर्थ ये हुआ ये ए की डायरेक्शन है और ये बी की डायरेक्शन है, या दोनों के दोनों एक दूसरे के समांतर है, मान लीजिए बी है और ए बी सी दिशा में है। तो 0 डिग्री का कोण हमेशा या तो समांतर वेक्टर्स के बीच में बनेगा और या एक ही दिशा में वेक्टर हो तब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको समझ लेना है पैरेलल वेक्टर्स के बीच में या जो कोइंसाइड होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे उनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। अब जब 0 डिग्री का कोण होगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे। तो देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, इसे मैं सिंपली ए बी लिख सकता हूं साइन 0 और एन कैप। तो आप जानते हैं जो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 होती है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमें ये पता लग चुका है कि यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अनुदिश हो, एलोंग हो या एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होता है। और सही भी है, जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में लगे हैं तो लंबवत में कुछ मिलेगा ही नहीं। यहां पर मान लीजिए इस हाथ से भी मैं धक्का देता हूं, इस हाथ से भी धक्का, दोनों टाइम पे मैं किसी वस्तु पर धक्का दे रहा हूं और इस डायरेक्शन में दे रहा हूं, आगे की तरफ दे रहा हूं, तो जो लंबवत में मान है वो हमें मिलेगा ही नहीं, जो वस्तु है वो हमेशा आगे की तरफ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो उनके लंबवत में हमें कोई भी घटक नहीं मिलने वाला है या कोई भी मान नहीं मिलने वाला है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से 0 हो गया। और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दे के समझाया, फिजिकली भी आप उसको समझ सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ साथ में जो डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था उससे भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था ए डॉट बी अगर हम लेते हैं और उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 0, तो एक कंडीशन बताई थी मैंने। ये कंडीशन ये थी कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के लंबवत होंगे। यहां देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो रही है तब कौन सी कंडीशन है आप खुद समझ जाइए। इसका अर्थ यह होता है कि दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। तो यह क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो भी कंडीशन पूछी जाए, यदि परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना हो तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 0 आंसर आना चाहिए। आता है तो परपेंडिकुलर है।
पैरेलल में आपको प्रूव करना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो भी आगे मैं वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के द्वारा यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे लंबवत दिशा में ही क्यों लिया जाता है। तो आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से किसी स्क्रू को टाइट करते हैं या उसे खोलते हैं तो तब क्या होता है। तो मैं सिचुएशन यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक स्क्रू है या स्क्रू ड्राइवर है और मैं इसे इस तरीके से, यहां से देखिए आप, ये इसका पहला एंड है और मैं इस तरीके से इसे घुमा रहा हूं। यहां देखिए आप, ये और ये उंगली ये वेक्टर्स का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं यहां एक तल बन रहा है, ये जो मेरा हाथ घूम रहा है यहां पर एक वृत्ताकार तल आप सोच सकते हैं। तो ये तल बन रहा है और देखिए इसको घुमाने के पश्चात में इस पे धक्का नहीं दे रहा हूं आगे की तरफ। ये देखिए जो स्क्रू ड्राइवर है, इसे आपको मानना है कि ये स्क्रू ड्राइवर है, ये कहां बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तल हो गया और उस तल पर आगे की तरफ। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक जीवन में यदि यहां दो वेक्टर हैं, दो भौतिक राशियां हैं, उन भौतिक राशियों का परिमाण या जो परिणामी मान है वो एक लंबवत दिशा में हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब भी किसी दरवाजे को हम खोलते हैं या यहां पर मैंने आपको स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल दिया तो उसका या हम किसी ढक्कन को टाइट करते हैं या खोलते हैं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन है। भौतिक जीवन को भी आपको इसमें जोड़ना है, तब जाकर आप अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो जहां पर भी आप चीजों को घुमाते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट मिलता है आपको वो हमेशा उनके लंबवत मिलता है। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करते हैं या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्शन क्या प्राप्त होगी इसके लिए मैंने यहां पर फिगर बनाया है। तो ए और बी वेक्टर हैं, यदि हम इसे एंटी क्लॉक का अर्थ होता है जो घड़ी की सुई होती है उसके विपरीत दिशा में, जिसे हम वामावर्त दिशा कहते हैं। तो ये विपरीत दिशा है, जब हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ए क्रॉस बी हमें प्राप्त होता है और जो उसका मान है वो ऊपर की डायरेक्शन में हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो वेक्टर होगा उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यह जेड एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। दूसरी कंडीशन है जब हम इसका जो प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि अब हम इसे घुमा रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। यहां पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, इसे हम ए क्रॉस बी नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे बी क्रॉस ए। इसलिए यहां पर मैंने पहले ए क्रॉस बी लिख के रखा हुआ है, आप इसे लिखेंगे बी क्रॉस ए। इसमें क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो इसे लिखा जाता है बी क्रॉस ए। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो जेड एक्स है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले ली है। तो यहां से एक और चीज प्रूफ हो रही है हमारे पास, वो ये हो रही है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू होगी वो कभी भी बी क्रॉस ए नहीं प्राप्त होगी, डज नॉट इक्वल्स टू ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है और इसकी डायरेक्शन नीचे है। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड का अर्थ ये हुआ कि जो ये वाला पार्ट है ए बी साइन थीटा, ये वाला पार्ट दोनों का बराबर होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग होने के कारण वे दोनों ही राशियां अलग अलग वेक्टर्स को निरूपित करेंगे। तो एक वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका रिजल्टेंट हमेशा ऊपर की तरफ मिलेगा, इसकी नीचे की तरफ मिलेगा, इसलिए हम इन्हें कभी बराबर नहीं कह सकते। अब यदि हम इन्हें बराबर कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। हमें माइनस साइन लेना होगा। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर से है, ये होगा बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर ये बी ए साइन थीटा एन कैप प्राप्त होगा।
और ये वैल्यू अब बराबर होंगी। तो आपको एक और रिजल्ट मिल चुका है, वो ये मिला है A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, यानी कि जो कम्यूटेटिव लॉ होता है जिसे हम हिंदी में क्रम विनिमय का नियम कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये वैल्यू A डॉट B इज इक्वल्स टू B डॉट A होता है। कारण अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, तो दोनों में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहां भी बराबर है। यहां जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वह डायरेक्शन के कारण हो रही है, तो ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेने हैं, इनकी सहायता से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वह यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की कर लेते हैं। यूनिट ऑर्थोगोनल ये एकांक सदिश हैं जो कि लंबवत होते हैं एक दूसरे के। एक्स डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में के यूनिट वेक्टर होता है। इनके जब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो किस तरीके का हमें रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहां पर आप पूरा फॉर्मूला यूज कीजिए, आई कैप इंटू आई कैप, मॉड ले लिया साइन थीटा। अब जहां पर थीटा आता है, आई और आई का खुद के साथ कितना एंगल होगा, डॉट प्रोडक्ट में भी मैंने आपको समझाया था, एक ही रहने वाला है 0 डिग्री का। उसी डायरेक्शन में जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा, खुद से जो कोण होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा। तो यहां पर 0 होगा। अब डायरेक्शन कुछ भी आए, फिलहाल मैं एन कैप कर देता हूं, यहां पर साइन 0 आ चुका है, तो वैल्यू आई क्रॉस आई की जो होगी वो 0 होगी। इसी तरीके से जे क्रॉस जे, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी और के क्रॉस के भी 0 आएगी। तो एक प्रॉपर्टी आपको ये समझ में आ गई। साथ में आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 होता था, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 होता था और के डॉट के इक्वल्स टू 1 होता था। मैं कंपेयर भी करवा रहा हूं, इसलिए आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए ये कैसे होता है। पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। अब चलते हैं आई क्रॉस जे पर, सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। तो आई कैप मॉड जे मॉड साइन। अब आप देखिए आई और जे के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, फिगर में दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री हो गया। अब जो एन कैप आता था, एन कैप हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के लंबवत होता था। तो आई और जे के लंबवत कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होना है। हम पहले ही बोल चुके हैं कि के एक यूनिट वेक्टर है और जेड डायरेक्शन में है, और आई और जे के लंबवत जेड डायरेक्शन ही होती है। तो यहां पर के वेक्टर आएगा, तो देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 होती है, साइन 90 की 1 होती है और के, तो कुल मिलाकर आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू हमें के प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से आप जे क्रॉस के प्राप्त कर सकते हैं जो कि आई प्राप्त होगा। इसी प्रकार से के क्रॉस आई प्राप्त कर सकते हैं जो कि जे प्राप्त होगा। तो ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, बहुत इजी है, अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर एक और बात आपको ध्यान रखना है, वो है क्रम। एंटी क्लॉक आप लेते हैं या क्लॉक लेते हैं। तो एंटी क्लॉक कौन सा हुआ, ये वाला क्रम हुआ, यहां से यहां बढ़ेंगे, फिर यहां से यहां बढ़ेंगे, फिर यहां से यहां बढ़ेंगे, ये एंटी क्लॉक है। तो जब आप एंटी क्लॉक लेते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, लेकिन जब आप क्लॉकवाइज लेंगे तो ये सारे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे। अर्थात जे क्रॉस आई अगर आप लेंगे तो माइनस के आएगा, आप के क्रॉस जे लेंगे तो माइनस आई आएगा, और आप आई क्रॉस के लेंगे तो माइनस जे होगा। तो सारे रिजल्ट आपको उल्टे कर लेने हैं इस तरीके से नेगेटिव, और ये भी मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूं। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आपने क्रॉस प्रोडक्ट की और पढ़ ली है। इस कंडीशन में जब हमने आई क्रॉस जे लिया था 0 आया था, जे क्रॉस के लिया था 0 आया था। क्यों? क्योंकि वहां पर 90 डिग्री का एंगल आता है, वहां पर एंगल जो था उसमें हमने कॉस थीटा लिया था, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो
अच्छे तरीके से आप इन रिजल्ट को समझ सकते हैं। ध्यान रखना है क्रम का। एंटी क्लॉक ये डायरेक्शन है, इसमें पॉजिटिव आएंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो सारे रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। अब यदि दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है तो तब क्या होगा, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 और एन कैप। तो कंडीशन देखिए, ए बी इंटू 1 आएगा और एन कैप आएगा मल्टीपल में, तो कुल मिलाकर ए बी एन कैप आपको वैल्यू प्राप्त होगी। इसे हम मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम मान होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें प्राप्त होता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अर्थ ये हुआ कि यदि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री पर हों तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो किसी भी दरवाजे को जब हम ओपन करते हैं तो हमेशा उस पर जो कब्जा लगाया जाता है वो हमेशा 90 डिग्री पर लगाना चाहिए। तो इसीलिए हमें वहां पर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और उसका जो रिजल्टेंट है वो हमें मैक्सिमम मिलता है। तो जो दरवाजा है वो आसानी के साथ रोटेट हो जाता है। अब हम दो वेक्टर के ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जिसमें उनके ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स दिए गए हैं, यानी कि जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है उनके एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स दिए गए हैं, जो कि रिस्पेक्टिवली ए एक्स, ए वाई, ए जेड और बी एक्स, बी वाई और बी जेड है। साथ में आई, जे और के लगा हुआ है। तो किस तरीके से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी लिखने के पश्चात आप इसकी एक सारणी तैयार कीजिए, डिटरमिनेंट तैयार कीजिए, जिसमें आपको इस तरीके से लिखना होता है आई, जे और के। तो ये हमने यूनिट वेक्टर लिख लिए। उसके बाद इनके जो कंपोनेंट हैं, पहले आप ए एक्स, ए वाई और ए जेड लिख दीजिए। उसके पश्चात बी के लिख दीजिए बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अब जैसे हम सारणिक का मल्टीपल करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, उसी तरीके से आपको इसको भी करना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप आई को बाहर रखिए, मल्टीपल करना है इन दोनों का, यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए वाई बी जेड। फिर यहां पर माइनस लगता है बी वाई ए जेड, ये पहली वैल्यू हो गई। उसके पश्चात जब आप जे को लेंगे तो जे नेगेटिव में आता है। यहां पर जब हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसे लिखा जाता है A11, A12 और A13। ये 1 1 1 2 1 3 रो और कॉलम की संख्या को दिखाते हैं। पहला रो, पहली कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम। तो जब रो और कॉलम का ऐड किया जाता है और वो एक ऑड नंबर मिलता है तो उसे हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 होगा तो माइनस जे लिखा जाएगा। मल्टीपल करने के इसका और इसका, इसका और इसका आपको करना है। तो यहां पर आप यहां से यहां करेंगे। तो देखिए ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड आपको प्राप्त होगा। फिर से इसकी बारी आई तो 1 3 4 हो गया। आप फिर से पॉजिटिव लिखेंगे और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इनकी बारी आएगी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देखिए ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं जो ए क्रॉस बी यहां पर फाइंड किया गया है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप आपके पास है। इसका अर्थ ये हुआ ये एक नंबर आपको प्राप्त होगा, ये भी एक नंबर प्राप्त होगा और ये भी एक नंबर प्राप्त होगा। लेकिन उन नंबर के साथ में आई जे के हैं तो ये फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका एक्सपेंड इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो ऑर्डिनरी मेथड से भी आप मल्टीपल कर सकते हैं। जब आप ऑर्डिनरी मेथड से करोगे तो आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है, जहां आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के आए तो इनकी वैल्यू आपको 0 लिखनी है। बाकी मल्टीपल जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से आपको करना है।
दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल के द्वारा इसे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए और बी को इस तरीके से लिया है, क्रॉस इनका फाइंड करना है तो आपको मेथड बताया, ए क्रॉस बी लिखिए। इसके पश्चात एक सारणिक आप तैयार कीजिए जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप लिखिए। इसके पश्चात इनके कोफिशिएंट लिखने हैं, इनके गुणांक लिखने हैं। तो देखिए 2 है, 3 है और 1 है। यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक -1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो आपको जो गुणांक है उसका साइन भी वही लेना है। तो यहाँ पर मैंने -1 लिया है और 2 लिया है। इसके पश्चात आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए पहली रो के साथ। तो यहाँ पर प्राप्त होगा, पहले आई लिखा जाएगा, इसका मल्टीपल होगा तो देखिए 3 × 2 6 हो गया। फिर इसका मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आता है, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है, तब जाके क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी। फिर मैंने कहा जो जे है वो नेगेटिव में आएगा, इसका मल्टीपल होगा तो 4 आएगा, इसका होगा तो -1 आएगा। फिर प्लस के लिखेंगे, के लिए देखिए इसका मल्टीपल होगा 2 और -2 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीपल होगा, लेकिन माइनस आता है तो -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन पूरा हुआ। अब देखिए ये 7 आई यहां लिख लीजिए, 4 और माइनस यानी कि 3 हुआ और माइनस तो 3 जे हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू। इसके पश्चात देखिए माइनस माइनस तो -5 ऐड होंगे और के। तो जो ए क्रॉस बी है उनका जो परिणामी सदिश है वो हमें ये प्राप्त हुआ, 7i - 3j - 5k। इससे आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू किया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आपको इसका मॉड निकालना है, यानी कि हम कहेंगे a क्रॉस b का आपको मॉड निकालना है। तो मॉड का अर्थ ये हुआ, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, अंडर रूट लिखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसे स्क्वायर करके सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट वेक्टर भी यहां पर पूछा जा सकता है इसका। तो यूनिट वेक्टर कैसे आपको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर जो वैल्यू आपको प्राप्त ये वेक्टर है, यानी कि आप ऐसा लिखेंगे अपॉन ए क्रॉस बी का जो मॉड अभी अभी आपने तैयार किया है ये। तो कुल मिला के वैल्यू हो जाएगी 7i - 3j - 5k। इस तरीके से आपने लिख लिया है और अपॉन में अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं दो वेक्टर का। तो अभी तक हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके आधार पर कुछ रिजल्ट तैयार किए जाते हैं। इन रिजल्ट पर आधारित क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो क्लास 11 की परीक्षा होगी उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो वेक्टर हमने लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल है थीटा। इससे मैंने क्या किया, जो बी वेक्टर है उसे मैंने यहाँ बी वेक्टर बना दिया है। अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, ए को ए बना लिया है। इससे एक आकृति बनी जिसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर, इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर। इसे मैंने नाम दिया OPQR। अब सबसे पहले देखिए, यहां से मैं एक लंब इस पे ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए लंब मैंने ड्रॉ किया और यहां नाम दे दिया N। अब जो ये वेक्टर है, यानी कि जो OR है जिसको हम B वेक्टर कह रहे हैं, यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो जो OR लाइन है, ये जो ट्राइंगल बना है, ये समकोण त्रिभुज होगा और इस समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा कर्ण होगी। तो यहां पर जब हम लंब का मान निकालेंगे तो लंब का मान हमें प्राप्त होगा B sin थीटा। अब मैं यहाँ पर जो A वेक्टर और B वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं और उसका मॉड लेता हूं। मॉड का अर्थ ये हुआ केवल मैग्नीट्यूड लेना, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो उसे क्या लिखा जाएगा, AB sin थीटा। अब ध्यान दीजिए, क्या इसे मैं AB sin थीटा लिख सकता हूं? सेम चीज यहां पर होगी, इस डायरेक्शन में ये A को दिखाता है, यानी कि जो लाइन OP है, और ये जो लाइन है RN,
ये बी साइन थीटा को दिखाएगी और ये वाली लाइन ए को दिखाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ओपी इंटू आर एन है ये एरिया दिखा रहा है, किसका? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो समचतुर्भुज है उसके एरिया को निरूपित करता है। तो यहां पर क्या प्रूफ हो जाता है? यहां पर प्रूफ होता है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो हमेशा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वह हमेशा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। एक और चीज यहां पर कर लेते हैं, इसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, आधा आधा। इसका अर्थ ये हुआ एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो एक रिजल्ट और बन जाएगा। यदि मैं हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखूं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आधे आधे ट्रायंगल है ये ट्रायंगल के एरिया को बताएगा। तो एक और रिजल्ट हमारे पास हो जाता है, वो रिजल्ट ये है कि हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड हमेशा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताता है, एरिया ऑफ अ ट्राइएंगल। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई है। इन दोनों डिस्कशन के पश्चात आपको यह पता लग चुका है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका यदि हाफ कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल का एरिया हमें प्राप्त होता है, यानी कि त्रिभुज का एरिया हमें प्राप्त होता है। यहां पर एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की मिक्स प्रॉपर्टी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूं। यदि आपके पास तीन वेक्टर हैं ए, बी और सी, जो कि क्रमशः एक घनाभ की भुजाओं को निरूपित कर रही है और इस तरीके से यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, यदि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट में लिया जाए तो सबसे पहले इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड और सी एक्स सी वाई और सी जेड, यानी कि एक सारणिक के रूप में लिखा जाता है। और ये जो निरूपित करता है यह घनाभ के आयतन को निरूपित करता है, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमेशा घनाभ के आयतन को निरूपित करता है। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिसका प्रयोग हम घनाभ के क्षेत्रफल को फाइंड करने में करते हैं। तो इस रिजल्ट को आप अच्छे तरीके से याद रखिए। और इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी और सी का तो हमेशा एक सदिश राशि प्राप्त होगी और जब उसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सदिश और उन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो एक अदिश राशि प्राप्त होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक सदिश राशि प्राप्त नहीं होगी बल्कि एक अदिश राशि हमें प्राप्त होगी। तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेता हूं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है और इससे आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक आपने समझा है उसका यूटिलाइजेशन भी पता लग जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पर दो वेक्टर दिए गए हैं ए और बी, उनके मान इस तरीके से दिए गए हैं। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि हम प्रूव करेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। यदि ये प्रूफ हो जाता है तो ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के समांतर होंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए मैंने आपको बताया था आई, जे और के आपको लिखना है। उसके पश्चात इनके कोफिशिएंट तो -6, 9 और -12। उसके पश्चात 2, -3 और 4। इसके बाद आप इसको एक्सपेंड कीजिए, आई लीजिए, इन दोनों का मल्टीपल कीजिए तो 36, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का मल्टीपल, पहले प्लस होगा फिर माइनस आएगा तो ये 36 आपको प्राप्त हो गया। उसके पश्चात -j आता है, इसका मल्टीपल होगा तो -24, फिर इसका मल्टीपल होगा माइनस आएगा और फिर प्लस तो 24। फिर आप यहाँ पर k लेंगे, k लेने के लिए आपको यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल करना है, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 18 आएगा और माइनस का 18 आएगा। तो जो कैलकुलेशन है आप उसे इजी कीजिए, मैंने थोड़ा फास्ट किया है। तो आप देख सकते हैं 36, 24 ये सब 0 हो रहा है तो कुल मिलाकर 0 आ गया है। तो a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 प्राप्त हो गया है।
इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी एक दूसरे के समांतर है। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। एक और मैंने प्रश्न लिया है जिसमें 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी, जो कि एक घनाभ की भुजाएं हैं। हमें यहाँ पर घनाभ का आयतन फाइंड करना है। तो अभी अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि जो घनाभ का आयतन है वो इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को मैंने इस तरीके से एक सारणी फॉर्म में लिखा था, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। तो यहाँ पर इसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट आपको लिखने हैं। तो देखिए 1 2 1, फिर यहां से लेते हैं 1 -1 और 2, फिर 2 1 और -1। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इसे आप जो फर्स्ट रो है उसके सापेक्ष एक्सपेंड कर दीजिए, यानी कि विस्तार करना है उसका। तो देखिए किस तरीके से आप विस्तार करेंगे। पहली रो को लेंगे 1, इसका और इसका मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस से 1 हो जाएगा, इसका होगा तो -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप -2 लेंगे, इसका और इसका मल्टीपल होगा तो -1 आएगा, फिर इसका होगा तो -4 आएगा। इसके पश्चात 1 लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल होगा 1 आएगा, इन दोनों का होगा तो माइनस और माइनस माइनस का प्लस। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से आप कीजिए। यहाँ पर देखिए -1 आएगा, यहाँ पर -2 है, -5 तो प्लस का 10 आएगा, और यहाँ पर 3 है तो प्लस का 3 आएगा। इस तरीके से 12 और यूनिट आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो जो आयतन हमें प्राप्त हुआ घनाभ का, जिसे हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले के थ्रू फाइंड किया, वो 12 यूनिट प्राप्त हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमने 2 वेक्टर का जो सदिश गुणन है उसके बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और उसके साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश की। यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर आपको पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो पूछ देगा आपको कि कोई भी 2 वेक्टर दे देगा, मान लीजिए ए और बी 2 वेक्टर देगी, कहेगा कि इन 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ये 2 वेक्टर गिवन रहेंगे और आपसे कहेगा कि इन 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर फाइंड करना है, कि 2 सदिशों के लंबवत एक सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे इनकी सहायता से? आपको कुछ नहीं करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जो बेसिक थीम है क्रॉस प्रोडक्ट की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उनका जो परिणामी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, वह हमेशा उनके लंबवत प्राप्त होगा। तो इस तरीके से वो आपको घुमा सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स कीजिए। धन्यवाद।